हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10th का साइंस का सेकंड चैप्टर यानी अम्ल क्षारक तथा लवण पढ़ रहे थे, उसका सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ लिया था, तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर साइंस वाली प्लेलिस्ट में और वो वीडियो देख लेना। बाकी उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा हम लोग जो भी अब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक बचता है इस वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पीएच स्केल, उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विलेनों के पीएच मान, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जो भी हम लोग के सारे लवण है इस वीडियो में, सारे के सारे लवण को हम लोग खत्म करेंगे, जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। उसके अलावा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण आ जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, और फिर आगे हम लोग अंत में इधर पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, और एक और टॉपिक है क्या, हाँ माफ़ करना, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे पूरा पूरा। देखो मैंने ये नोट्स बना रखा है, क्योंकि यार मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो ये नोट्स मैंने इतना अट्रैक्टिव और इतना शानदार बनाया है ना कि मज़ा आ जाता है यार, मुझे पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी टाइम से आ जाएगा, पैसा होगा तो मैं ले लूँगा डिजिटल बोर्ड भी, तब तक आप इसी तरह पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है? देखो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं या क्षारक होते हैं उनका कैसे हम लोग पता लगाते हैं। तो लिटमस पेपर द्वारा हम लोग किसी विलेन को पता कर सकते हैं कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। लेकिन क्या हम लोग हर जगह लिटमस का उपयोग करेंगे? तो ऐसा तो नहीं है भाई। जैसे भाई मान लो किसी लड़के को बुखार है, तो डॉक्टर क्या करता है, सिंपल, या घर के लोग भी क्या करते हैं कि जैसे सिर पे आप अपना हाथ रख कर देखते हैं कि उसका सिर गर्म है, या फिर हाथों को ऐसे, मतलब हाथों को ऐसे, जैसे ये हाथ है तो इसको पकड़ कर देखते हैं कि क्या इसका हाथ गर्म है छू कर। लेकिन यही तो हमेशा नहीं होता रहेगा ना। वैज्ञानिक जैसे जैसे आगे बढ़े, उन्होंने जैसे बुखार को पता लगाने के लिए थर्मामीटर का आविष्कार किया, उसी प्रकार जो विलेन हैं उनको पकड़ने के लिए या जानने के लिए कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, उन्होंने एक स्केल विकसित किया जिसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। और किसने विकसित किया? तो सारेंसस नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। ठीक, देखो पीएच स्केल क्या होता है, कैसे लिखोगे अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि पीएच स्केल क्या होता है, अम्लीय तथा क्षारीय विलेन के पीएच का परास क्या होता है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन बोल दे तो सबसे पहले पीएच स्केल आप हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। सिंपल, ठीक है, यही इसकी डिफिनीशन है पीएच स्केल की। और अगर आपका इसकी मतलब पूछ दे कि अम्लीय या क्षारीय विलेन का परास कितना होता है, तो देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये तो पीएच स्केल का एक डायग्राम है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने मतलब इस नोट्स में ऐड कर दिया है। चलो इसको जान लो। जिस विलेन का पीएच मान 7 हो, ठीक है, जिस विलेन का पीएच मान 7 होगा वह विलेन क्या होगा कि उदासीन होगा, ठीक है। और जिस विलेन का पीएच मान 7 से कम होगा वह विलेन अम्लीय होगा, और जिस विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वह विलेन क्षारीय होगा। सिंपल, तो इससे आप जान सकते हो कि कौन सा विलेन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। कह दे कि एक विलेन है जिसका पीएच मान 3 है तो वह विलेन होगा। तो भाई जिस विलेन का पीएच मान 7 से कम होता है वह क्या होता है, चूंकि 3 7 से कम है तो 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, अतः वो विलेन क्या होगा, अम्लीय होगा। क्लियर? तो आप इतना याद रखना कि अम्लीय जो विलेन होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो उदासीन विलेन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। सिंपल, इतना बस। इससे रिलेटेड यहाँ पे केवल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि किसी भी विलेन का आपको पीएच मान दे देगा और पूछेगा कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है। तो अगर 4 दे यानी 7 से कम दे तो वह अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक दे तो वह क्षारीय हो जाएगा, और कहीं अगर 7 दे दे तो वह उदासीन हो जाएगा। काम खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विलेनों के पीएच मान देख लेते हैं। आपके ये एग्जाम में पूछ देता है कि निम्न में से जल का पीएच मान है, और 4 ऑप्शन दे देता है। क्लियर?
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है, जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, मानव रक्त जो होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। सिरका का 3 होता है, मानव लार का 6.5 से 7.5 तक होता है, नींबू का जो रस होता है उसका 2.2 से 2.4 तक, और मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक, समुद्री जल का जो है 8.4, दूध का 6.4 और आंसू का 7.4। इसको आप लोग ये पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में किसी में से मतलब कोई ना कोई उठाकर पूछता रहता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्राकृतिक अम्ल इनको भी याद कर लीजिएगा, जैसे सिरका में पाया जाने वाला प्राकृतिक अम्ल कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल, ये आपके एग्जाम में पूछ देता है। इमली में, ये आपके बुक में दिया हुआ है, बुक का ही स्क्रीनशॉट लेकर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इमली में कौन सा, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, जो खट्टा दूध है या दही में उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, ठीक है। संतरा में भी सिट्रिक अम्ल, और जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी मेथनोइक एसिड। और नेटल का डंक, नेटल एक पौधा होता है, ठीक है, उसमें भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। क्लियर। ये जो लेक्चर होने वाला है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूरा का पूरा सब मतलब याद करने वाला ही चीज़ है। पिछले वीडियो में हाँ आपको समझने वाला काफ़ी चीज़ था, लेकिन इसमें पूरा का पूरा सब याद करने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे टॉपिक रखा है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल, दांतों का इनेमल होता है। देखो दांतों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग का पदार्थ पाया जाता है, उसी को इनेमल बोलते हैं। वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आप जानते हो कि अब आपके एग्जाम में भर भर कर ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, उसमें दे देगा कि हड्डी, दांत, मांस, इनमें से कोई नहीं। तो भाई आप जानते हो कि मांस तो सबसे कठोर होगा नहीं, और हड्डी सॉरी दांत नहीं देगा, वहाँ लिखेगा इनेमल। तो आप इनेमल कहोगे ये क्या लिखा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कभी नाम ही नहीं सुने होगे, तो आप हड्डी पे मारोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। दांतों का इनेमल सबसे शरीर का कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये हम लोग का हो गया पीएच स्केल। अब हम लोग आते हैं अपना जो भी हम लोग के लवण है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में अम्ल, क्षारक के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, इनके मतलब इनसे रिलेटेड अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, और अभी हमने पीएच स्केल भी पढ़ लिया। अब हम लोग लवणों के बारे में पढ़ते हैं। लवण क्या होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, जिसमें न तो H+ आयन उपस्थित होता है, न ही हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होता है। वही क्या होता है, लवण होता है। जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बहुत सारे हो सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट, बहुत सारे लवण हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो लवणों के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा, चूँकि इसके बारे में थोड़ा ये आपका मतलब क्षारक के अंतर्गत आ जाएगा, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इधर से हम लोग थोड़ा लवणों के बारे में इधर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक यौगिक है। कास्टिक सोडा आपके एग्जाम में आता है काफ़ी, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा NaOH, ये क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, तो ये क्षारीय होता है। अब देखो इसको बनाने की विधि कैसे इसको बनाया जाता है, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ देगा, 4 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि, गुण तथा इसका उपयोग लिखिए, ऐसे। या इधर भी जो भी यौगिक हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, इसको भी ऐसे ही पूछता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण, ठीक है, या इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का बनाने की विधि, गुण तथा इसके उपयोग लिखिए, ऐसे ही ये प्रश्न पूछता है 4 मार्क में। कोई भी पूछ सकता है इसमें से, ये जो चारों ये लगभग हर एक पेपर कोड में कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा, तो ये सभी के सभी आपको याद करने बेहद ज़रूरी हैं। बाकी आप कहोगे कि इसका भैया अगर हमें नोट्स मिल जाता, आप कहोगे कि नोट्स मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो नोट्स के लिए यार मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर, ठीक है। उस पर आपको ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
म, आप बिल्कुल फ्री में आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में ये सारे के सारे नोट्स आप यूज कर सकते हो, कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे ये नोट्स मैं डाल दूंगा, अभी डाला नहीं हूँ, मैं इस वीडियो के बाद डाल दूंगा नोट्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो कास्टिक सोडा होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसको बनाया कैसा जाता है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए, भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार प्राप्त होता है। यहाँ पे ये क्षार प्राप्त हो गया और यहाँ पे ये क्लोरीन प्राप्त हो गया, इसलिए इस जो ये अभिक्रिया होती है इसको क्लोरो क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये बनाने की विधि में आप पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखोगे और नीचे ये समीकरण दे दोगे। जैसे यहाँ पे देखो NaCl हो गया यानी सोडियम क्लोराइड हो गया, इसका ये H2O यानी इसका जलीय विलीन होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ क्लोरीन प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने यहाँ NaCl का यूज कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये विधि होती है, इसको हम लोग विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। क्लियर है, इसका पूरा का पूरा एक फिगर भी है, आप लोग की NCERT की बुक में दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसके नीचे अगर एग्जाम में आप कहा जाए तो फिगर भी बना सकते हो, नहीं तो इतना भी आप लिख कर और छोड़ सकते हो। अब देखो, इसके हम लोग थोड़ा गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं, गुणों के बारे में जान लेते हैं। किसके? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के बारे में। यह कैसा होता है? तो यह श्वेत व चिकना ठोस पदार्थ होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH होता है, यह श्वेत रंग का चिकना और ठोस पदार्थ होता है। यह क्या है? इसका गुण है, यह जल में शीघ्रता से विलय हो जाता है। यह जल में शीघ्रता से यानी काफ़ी जल्दी ये घुल जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। या आगे लिख सकते हो कि एक और यहाँ पे कि अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके यह लवण और जल देता है। और अंत में मैंने यहाँ पे लिखा है कि अम्लों से क्रिया करके लवण व जल देते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हम 1 2 3 4 5 मैंने गुण लिख दिया, आप मिनिमम आप 3 थे कम से कम याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसका थोड़ा उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में मैंने काफ़ी सारा उपयोग लिख रखा है, आप केवल 3 या 4 थे उपयोग याद कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आपका ये लिख सकते हो कि इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला उपयोग है कि इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है, यानी साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, या कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जक में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखो वसा तथा तेलों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अंत में इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आप कम से कम 3-4 या कम से कम 5 उपयोग इसका आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्लियर, इसका हमने बनाने की विधि देख लिया, गुण देख लिया और उपयोग देख लिया। अब चलो हम लोग अब अगला जो टॉपिक है उसे पढ़ते हैं। सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग हर साल हर कोडों में से किसी न किसी कोड में ये आता ही आता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, इसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। देखो ये हमने इधर साइड में जो लिखा है ये आपका इसका रासायनिक नाम है और ये आपका साधारण नाम है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका मतलब रासायनिक नाम है और विरंजक चूर्ण क्या है? साधारण नाम है। इधर मैं आपको बता दूं इसका भी। देखो NaOH जो है इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और साधारण नाम कास्टिक सोडा है। तो इधर मैंने जो लिखा है वो क्या है? साधारण नाम है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम या कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, उसके बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, ऐसे भी पूछ देता है। तो आप लोग याद रखना, जो NaOH है इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और साधारण नाम कास्टिक सोडा है। ठीक है, और यहाँ पे जो विरंजक चूर्ण है ये तो इसका साधारण नाम है और रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका बनाने की विधि क्या है। तो देखो जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण
शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से किया जाता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे है CaOH ट्वाइस, ये चूना है। जब इस पे हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, यानी क्लोरीन से इसकी अभिक्रिया कराते हैं वो बुझे हुए चूने से, तो यहाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का साथ में निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। सिंपल, ठीक है। तो ये इसकी बनाने की विधि हो गई, काफ़ी छोटे में ही हो गया, आप आसानी से याद कर लोगे। देखो कोई टॉपिक छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा था इसका बनाने की विधि, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब ये तो चलता रहता है। चलो अब इसका हम लोग गुण देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण के कुछ गुणों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हो, पहला गुण क्या है कि यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। यह क्या होता है कि पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, काफ़ी हल्का होता है, और इससे क्लोरीन की गंध आती है। जिससे क्लोरीन की गंध आती है क्योंकि इसमें क्लोरीन उपस्थित होता है, क्लोरीन मिला होता है, इसलिए इससे क्लोरीन की गंध आती है। क्लियर। अगला आप लोग लिख दोगे इसमें सेकेंड वाला कि इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है और इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, वही इस जल में घोलकर यानी वही जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाता है, यानी यही अभिक्रिया जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो वही हमने इसका एक ये गुण हो गया, सिंपल। अगला है कि यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, तनु मान लो एक अम्ल है अपना सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इससे अभिक्रिया कर देखो ये कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस का निर्माण कर रहा है। तो ये भी एक इसकी गुण हो गया कि यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। अब आप लोग कहोगे कि भैया क्या हमें एग्जाम में ये समीकरण भी लिखना पड़ेगा? तो देखो आपके ऊपर है, समीकरण भी नहीं लिखते हो तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन लिख देते हो समीकरण तो मतलब और अच्छा रहेगा। आपसे जो भी कॉपी जांचने वाला टीचर होगा वो काफ़ी इंप्रेस्ड हो जाएगा कि लड़के ने मतलब काफ़ी डिटेल में लिखा है, समीकरण भी लिखा है, तो हो सकता है आपको मतलब वो अच्छा मार्क दे दे। ठीक है, चलो अगला इसका उपयोग गुण है, यह एसीटोन तथा एल्कोहल के साथ जल के साथ उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। भाई ये क्या क्या मैंने लिख दिया है, आप ऐसे लिखना केवल कि यह एसीटोन तथा एल्कोहल की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया कर क्लोरोफॉर्म बनाता है, सिंपल ऐसे। ठीक है, यह एसीटोन तथा एल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में उस जल से माफ़ करना यार दिक्कत हो रहा है यह एसीटोन तथा एल्कोहल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कर क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लियर है? चलो, और क्लोरोफॉर्म ये एक प्रकार की गैस होती है जिसको सूंघने पे बेहोश आदमी हो जाता है। इसके बारे में हम लोग कभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। तो ये हम लोग का इसका कुछ गुण हो गया। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, यानी विरंजक चूर्ण का। यहाँ पे सबसे पहला इसका उपयोग क्या है कि पेयजल को इसको जीवाणु रहित में उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा उपयोग। उसके अलावा ऊन को सिकुड़न से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चीनी को सफ़ेद करने में इसका उपयोग किया जाता है कारखानों में। सूत यानी वही सूत मतलब समझ रहे हो ना, सूत जिससे कपड़े का निर्माण होता है। तो सूत, लकड़ी की लुगदी आदि का रंग उड़ाने में इसका विरंजक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और अंत में तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया ही जाता है। तो ये कुछ उपयोग थे इसके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के। तो फाइनली हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में भी पढ़ लिया। आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक नाम, बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, या ऐसे पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो चलो, अभी हमने पढ़ लिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के और अगला टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको हम लोग बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा इसका मतलब साधारण नाम है। इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। फार्मूला होता है NaHCO3, जो सबको याद ही होता है लगभग। ठीक,
तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। यहाँ आते हैं, सबसे पहले इसके बनाने की विधि देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जैसे हम लोग का ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जब इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हो जाता है। और अधिक मात्रा में यानी पुनः हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ एक बार और, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो देखो इससे हमने अभिक्रिया यहाँ फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त मतलब करा दिया है। तो फिर हमें यहाँ पे हम लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया है। तो ये आपका बनाने की विधि हो गया, क्लियर है। तो ऐसे बनाया जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, यहाँ पे देखो एक मैंने नोट लिखा है, मतलब इसके बनाने की एक और विधि है, कई विधियों से बना सकते हैं लेकिन यही ज़्यादा फेमस है। इसे सोडियम क्लोराइड के साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से अभिक्रिया के फलस्वरूप भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, यहाँ इससे अभिक्रिया कर कर हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। देखो ये अमोनिया है और NH4 हो गया तो ये अमोनियम हो गया, क्लियर। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो बनाने की विधि में, कोई इसमें बॉन्ड नहीं है कि आप यही लिखो या यही लिखो, क्लियर। चलो तो ये दो विधियाँ हो गई इससे बनाने की। अब इसका हम लोग थोड़ा गुण देख लेते हैं कि इसका गुण क्या है। NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय तथा जल में अल्प विलेय पदार्थ है, क्लियर। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। उसके अलावा इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इसकी ये पूरी अभिक्रिया है कि इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो देखो ये पूरा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट यानी जिसको हम लोग धावल सोडा बोलते हैं, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसकी हमने यहाँ पे अभिक्रिया भी दे दी है। और साथ में एक और हमने इसका गुण लिखा है कि यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। जैसे यहाँ पे यह अभिक्रिया किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और यह आपका यहाँ पे लवण बनाया है Na2Cl, इसमें न H+ आयन है न OH आयन, तो ये लवण हो गया। और साथ में जल बनाया है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसके कुछ गुण है, इसको आप लोग याद कर लेना। और साथ में इसका कुछ हम लोग उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में जैसे पहला उपयोग हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हम लोग उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग प्रति अम्लों के रूप में यानी अम्लीयता को कम करने में किया जाता है, क्लियर है। उसके अलावा इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। अग्निशामक मीन्स मतलब ऐसे यंत्र जिनका उपयोग अग्नि को बुझाने में किया जाए। और अगला है कि इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये तीन ठे आपका इसका उपयोग मैंने बता दिया, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक आता है सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा, ठीक है। इसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। फार्मूला क्या होता है Na2CO3 और यहाँ पे इंटू 10H2O, इसको 10 क्रिस्टलीकृत अणुओं के साथ इसको लिखा जाता है, जल के अणुओं के साथ। तो Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फार्मूला हो गया है। बाकी फार्मूला Na2CO3 भी होता है, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग इसको बनाने की विधि देख लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो अभी हमने जिसके बारे में हमने पीछे अभी पढ़ा, ठीक है। तो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त किया जाता है, क्लियर है। जैसे हमने NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया कराई, तो देखो यहाँ पे हमें Na2CO3 प्राप्त हो गया। तो ये आप समीकरण लिख देना, ये लिख कर नीचे समीकरण लिख देना, काम खत्म। अब इसके हम लोग थोड़ा गुणों के बारे में देख लेते हैं। तो गुणों में मैंने 3 यहाँ पे गुण लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ होता है, यह जल में विलेय होता है। और अगला लिखा है कि अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर यह लवण का निर्माण करता है। तो ये 3 इसका गुण भी आप लोग याद कर सकते हो। बाकी इसका उपयोग देखो, यहाँ पे हमने उपयोग लिखा है कि इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में किया जाता है। कपड़े धोने तथा विभिन्न प्रकार के अपमार्जक बनाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
सफ़ेद पेंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर में सफाई करने के लिए किया जाता है और अंत में जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इसके उपयोग हैं, इनको आप याद कर सकते हो। ठीक, अब चलो अंत में एक और टॉपिक हम लोग का बचता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आएगा और अभी 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी ये आया हुआ था। तो चलो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका फार्मूला क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हेमी ऐड कर लेना, हेमी हाइड्रेट। क्लियर। इसका ये तो रासायनिक नाम हो गया, सिंपल नाम, साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। क्लियर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका साधारण नाम हो गया। और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या हाइड्रेट भी बोल सकते हो या अर्ध हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हो, इसका रासायनिक नाम हो गया। फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अब इसकी हम लोग बनाने की विधि देख लेते हैं। बनाने की विधि में क्या करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं कि जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन ताप पर, अब कहोगे 373 केल्विन मीन्स हमें डिग्री सेल्सियस में बताओ, हमें केल्विन समझ नहीं आता। तो देखो एक फार्मूला होता है, देखो C इक्वल टू K-273, ये होता है फार्मूला। अगर इससे मान लो कहीं केल्विन में चीज़ें दी हुई हैं तो आप डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस में दी हुई है तो केल्विन में बदल सकते हो। तो इधर हम लोग केल्विन दिया है तो के की जगह पे हम के, ये केल्विन डिनोट करता है, के मतलब के केल्विन डिनोट करता है और C डिग्री सेंटीग्रेड डिनोट करता है। तो के की जगह हम लोग 373 रखते हैं और ये -273 जो फार्मूला होता है इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आपका मान लो 100 बचेगा। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। ठीक है, तो जिप्सम को 373 केल्विन या लिख सकते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। जैसे हम लोग का CaSO4 इंटू 2H2O ये जिप्सम का फार्मूला होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर तो यह क्या होता है कि जल के कुछ अणुओं का त्याग कर यहाँ पे क्या करता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 ट्वाइस इंटू यहाँ पे H2O का निर्माण करते हैं। अब आपको होगा कि यार ये देखो CaSO4 इंटू हाफ H2O फार्मूला है और यहाँ पे आप कह रहे हो कि CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O, ये क्या दोनों फार्मूला अलग तो हो गए? तो ऐसा नहीं है, अभिक्रिया में यहाँ हाफ हाफ ये अभिक्रिया करना संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे हाफ है तो इसलिए यहाँ पे इसको देखो, इसका मतलब हाफ ही है। जैसे यहाँ पे देखो ये CaSO4 एक अणु है पूरा और यहाँ पे देखो हाफ H2O है, यानी जल का हाफ अणु यानी आधा। यहाँ पे देखो CaSO4 नीचे ट्वाइस लिखा है, मतलब CaSO4 के हम लोग के 2 अणु, यहाँ पे नीचे 2 लिखा है तो, और H2O लिखा है मतलब इसके एक अणु। तो देखो ये यहाँ पे ये आधा है और ये भी ये क्या है मतलब 2 गुना है इसके। तो यहाँ पे देखो ये आधा है और इसका 2 गुना यहाँ पे ये है, तो वही बात हुआ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O, ऐसे भी लिखा जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि CaSO4 हाफ H2O। क्लियर। चलो तो ये आपका अभिक्रिया हो गया, इसको आप लोग मतलब कर लेना। जब ये जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये अपने कुछ जल के अणुओं को त्याग कर, और यहाँ पे क्या करता है देखो यहाँ पे ये जल के अणुओं को त्याग कर दिया है और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर ले रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है। आगे इसके हम लोग गुणों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसके गुण क्या है। तो देखो पहले गुण में कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यानी ये सफ़ेद रंग का एक तरह से पदार्थ होता है, चूर्ण होता है। चूर्ण मीन्स छोटे छोटे इसके टुकड़े होते हैं। और अगला गुण क्या है इसका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर यह उष्मा उत्पन्न होती है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर उष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाती है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, यानी यही जो क्रिया है वो रिवर्स भी हो जाती है। क्लियर। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला उपयोग है इसका अगला गुण है इसका कि इसको तेजी से गर्म करने पर यह CaSO4 में बदल जाता है। ओके सॉरी माफ़ करना, ये रिवर्स, इसमें रिवर्स हो जाता है। अगला है कि इसमें बनी वस्तुएं भंगुर होती हैं, इससे बनी वस्तुएं भंगुर होती हैं और वो गिरने पर आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका मतलब इससे जो भी बनी वस्तुएं होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं और गिरने पे क्षतिग्रस्त यानी टूट भी सकती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे छतों पे रेलिंग के रूप में मतलब आप मार्केट से लाते हो वो सफ़ेद रंग का स्टाइलिश
जो भी स्ट्रक्चर हो गया चारों ओर रेलिंग के लिए लगाते हो पत्थर का, उसको आप वो पत्थर वास्तव में नहीं होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, तो वही पदार्थ ये मतलब वो उसको आप लोगों ने देखा होगा कि गिर जाने पर वो आसानी से टूट जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणों के बारे में आप जान गए। अब चलो यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा उपयोग देख लेते हैं। उपयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। ये टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में इसका उपयोग किया जाता है। जो हड्डियाँ टूट जाती हैं और फिर आप जानते हो प्लास्टर जिसको आप कहते हो कि प्लास्टर हमें करवाना है, हड्डी टूटी है तो जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ मतलब होता है, आपके पैर मान लो पैर टूट जाता है, पैर के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ लगाया जाता है वही प्लास्टर होता है। यही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस वही होता है। ठीक है, और तो ये इसका एक उपयोग हुआ कि हड्डी टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका उपयोग सांचे, खिलौने, मूर्तियाँ और मॉडल बनाने में भी उपयोग किया जाता है। दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। या जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी अच्छे घर में गए होंगे तो छतों पे देखा होगा, छतों के ऊपर मतलब डिजाइनिस ऐसे मतलब डिजाइन किया जाता है ऐसे मतलब, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। और दंत चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इसका उपयोग रहे, आप याद कर लेना। ये आपके एग्जाम में निश्चित है, आना ही आना है। यही मतलब आप बोलते हो कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो यार यही तो इंपॉर्टेंट है। मैं केवल एक लेकर इसको थंबनेल पे लिख दूँ कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप समझोगे इंपॉर्टेंट है, नहीं यही इंपॉर्टेंट, यही तो इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो इन्हीं को तो एक एक को लेकर, इसको एक बार ले लिया एक वीडियो में, एक बार इसको ले लिया, ऐसे बताऊंगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं, आप बात को समझो। ठीक है, देखो अगर आपको सफल होना है, परीक्षा में अपने अच्छे मार्क लाना है, तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें, सारा सब्जेक्ट पढ़ना होगा अच्छे से। तो आपके ऑटोमेटिक आप चैप्टर वाइज अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इस बात को आप मान लो। ठीक है, तो इसलिए आप कभी भी चैप्टर वाइज पढ़ना न छोड़ना। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है तो पढ़ना है कैसे भी। तो चलो ये होता है हम लोग का पूरा टॉपिक समाप्त। जो हम लोग का ये सेकंड चैप्टर था अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, ये पूरा चैप्टर का सारा टॉपिक खत्म। अब हम लोग अगले वीडियो में जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। सॉरी माफ़ करना, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षारक तथा लवण जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ ही साथ 2023 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन के साथ हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन UPMSB स्टडी जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।